स्टार्ट है, क्या दे रहे? गुड इवनिंग। तो मॉर्निंग में हम लोग कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म तक पहुंच गए थे और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और हमें Q2 पर फोर्स निकालना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो सबसे पहले हमको R2 को डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि R को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर Q2 पर फोर्स निकालना है तो Q2 की तरफ जो एरो जाएगा वही R होगा, R वेक्टर होगा। और पहले R वेक्टर निकाला जाएगा, फिर उसका मॉड निकाला जाएगा, ठीक है ना। और R वेक्टर उसका मॉड निकालने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 मतलब कि F2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई R क्यूब करेंगे और ऊपर R वेक्टर करेंगे, ठीक है ना, और पुट Q1 Q2 विद साइन, ठीक है ना। और वेक्टर फॉर्म का फायदा ये है कि फोर्स वेक्टर निकालने से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि ये फोर्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब इस फोर्स की प्रॉपर्टीज देखिए, फोर्स की वैल्यू आप लोग जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू बताने का फार्मूला है, केवल फोर्स की वैल्यू इससे आएगी, ठीक है ना। एक बार ध्यान सुन लीजिए कि दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो हमेशा उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। ये देखिए इसी लाइन के अलोंग होगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो और चाहे वो रिपल्शन हो। जैसे यहाँ पर रिपल्शन शो किया गया है, तो ये जो फोर्स होगा जो Q1 पर लगेगा और जो Q2 पर लगेगा वो दोनों हमेशा इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि ये फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। केवल सेंट्रल लिखा हुआ है बुकलेट में, उसके आगे फोर्स और लिख लीजिए। ये फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है क्योंकि ये फोर्स हमेशा Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। कहने का मतलब ये, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखते जाइएगा, मतलब हम पढ़ाते पढ़ाते ही क्वेश्चन बताते रहते हैं, तो इनको देखते जाइए। ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, प्लस Q1 प्लस Q2। तो मान लीजिए कि Q2 ने Q1 को रिपेल किया, ठीक है ना, तो Q1 भी Q2 को रिपेल करेगा, तो ये रिपल्शन ऐसा नहीं होगा। हालांकि ये लग तो रहा है कि रिपेल कर रहा है, लग तो रहा है कि Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, लेकिन ये रिपल्शन ऐसा नहीं होगा। ये रिपल्शन हमेशा Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। तो बताइए कौन सा F2 सही है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? तो जवाब होना चाहिए ऊपर वाला F2 सही है और F1 भी सही है। F1 और F2 बिल्कुल सही दिशा में लगे हुए हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ के पॉइंट्स वन बाय वन देखते चले जाइए, वन बाय वन। देखिए ये Q1 और ये Q2, ठीक है ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। Q1 पर लगने वाला फोर्स F1 और Q2 पर लगने वाला फोर्स F2, और F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन वैल्यू सेम होगी। वैल्यू क्या होगी सभी को मालूम होना चाहिए, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये वैल्यू है। और दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट है, यानी कि फोर्सेस का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1:1। 1:1 का मतलब मेरा ये भी है कि F1 और F2 का रेशियो होगा 1, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत छोटा सा है, देखिए जरा, ये क्वेश्चन है कि इफ़ अगर Q1 और Q2 का रेशियो 3:5 हो तो F1 और F2 का रेशियो बताइए। तो Q1 और Q2 का रेशियो 3:5 होने के बावजूद भी F1 और F2 का रेशियो 1:1 ही होगा। ये क्वेश्चन था कि Q1 और Q2 का रेशियो अगर 3:5 हो देन फाइंड रेशियो ऑफ F1 एंड F2। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि इसे फाइंड करना है। तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है 1:1, यानी कि एक चार्ज छोटा और एक चार्ज बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, या दोनों चार्ज बराबर बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल बट अपोजिट लगाएंगे, यानी कि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो हमेशा 1:1 होगा। जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है कि Q1 और Q2 का रेशियो 3:5 होने के बावजूद भी जब मुझसे F1 और F2 का रेशियो पूछा गया तो मैंने आंसर दिया 1:1, ठीक है।
चलिए, जो चीज़ें होती जा रही हैं उनको हटाते जा रहे हैं, और जो चीज़ें आगे की हैं उनको यहाँ पर देखिए हम डिस्कस करते जा रहे हैं। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर इक्वल बट अपोजिट होंगे, तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो या तो यहाँ माइनस साइन होगा या यहाँ माइनस साइन होगा। यहाँ पर मैं ये पहला ऑप्शन, इस डायग्राम को देखकर ये मैं पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ, और ये मैं दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ, -F1 इज इक्वल टू F2। इनमें से कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ F1 बराबर F2, ठीक है ना। हाँ, ऊपर वाले डायग्राम को देखकर मैंने ये क्वेश्चन अभी अभी फ्रेम किया है, ठीक है ना। और चौथे डायग्राम को देखकर मैंने लिखा कि मतलब डायग्राम को देखकर मैंने चौथा ऑप्शन लिखा F1 इज इक्वल टू F2। तो मेरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊपर के डायग्राम को देखकर ये मैंने अभी भी क्वेश्चन फ्रेम किया है कि कौन सा डायग्राम सही है। तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर इक्वल बट अपोजिट वेक्टर होंगे, इसलिए माइनस साइन या तो F2 के साथ लगेगा या F1 के साथ लगेगा। अगर F2 के साथ नहीं लगा है तो F1 के साथ लगेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। सही को टिक लगाते जा रहे हैं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अच्छा, F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि F1 और F2 इक्वल वेक्टर्स नहीं है। ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, ये अपोजिट वेक्टर्स हैं। इनके मान बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होने की वजह से अगर वेक्टर रिलेशन लिखेंगे तो माइनस साइन या तो यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए। यहाँ माइनस साइन ना यहाँ है ना यहाँ है, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि F1 का मॉड बराबर F2 का मॉड, ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। और चौथे ऑप्शन को ही हम बदल कर लिखने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि फोर्थ ऑप्शन का ही दूसरा रूप है F1 फोर्स का मॉड इज इक्वल टू F2 फोर्स का मॉड। तो क्या ये भी सही है? हाँ जी, ये भी सही है, क्योंकि F1 और F2 के मॉड बिल्कुल सेम होंगे। आइए अगले पॉइंट की बातें करें। एक नोट करना है, तब तक आप नोट करिए, ठीक है ना। देखिए, ये दो चार्जेस और इनके बीच एयर या वैक्यूम है। एयर या वैक्यूम है, तो इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। अब अगर हमने इनके बीच कोई मीडियम भर दिया, कोई मीडियम जैसे वाटर या ग्लिसरीन या पैराफिन या वैक्स, गला हुआ मोम या सॉलिड मोम, कुछ भी हमने इनके बीच में अगर भर दिया, उतनी ही दूरी रखी और कोई डाइलेक्ट्रिक हमने फिल कर दिया, तो अब इनके बीच लगने वाला फोर्स बदल जाएगा। बिल्कुल, डाइलेक्ट्रिक भरते ही फोर्स का मान बदल जाएगा, और अब ये फोर्स होगा 1/4πε0 के साथ में नीचे K और आ जाएगा, और Q1 Q2/r², ठीक है ना। K नीचे आ जाने की वजह से नया फोर्स पुराना फोर्स बाई K हो जाएगा, यानी कि फोर्स 1/K टाइम्स हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहाँ पर K क्या है? यहाँ पर K इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये जो मीडियम हमने अभी भरा है, ये K उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। आइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कुछ चीज़ों को और जाने समझें। उस फार्मूले को तुम लोग देखो, और उस फार्मूले को नीचे वाले फार्मूले को तुम लोग देखो, और उस फार्मूले पे तुमको मैं बता दूं कि एप्सिलॉन के साथ में जो K लिखा हुआ है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता 8.86 × 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू है, जो कि फिक्स है। और ये है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये जो हमने अभी भरा है यहाँ पर मीडियम, ये इसकी परमिटिविटी है। अलग अलग पदार्थों की परमिटिविटी अलग अलग होगी, जबकि निर्वात की परमिटिविटी बिल्कुल फिक्स है, यानी कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आइए यहाँ से K बराबर क्या निकाल सकते हैं? K बराबर आ गया ε/ε0। मान लीजिए कि हमको ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऑयल की परमिटिविटी में वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। मान लीजिए हमें वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है,
तो हम वाटर की परमिटिविटी में वैक्यूम की परमिटिविटी यानी कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। इसके 3 नाम होते हैं। इसका पहला नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ इसका पहला नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जी हाँ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसका तीसरा नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कांस्टेंट। तीनों नाम तैयार कर लीजिए। और तीसरे नाम में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो अगर कहा जाता है किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो तो भी यही काम करना है। अगर कहा जाता है किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी निकालो तो भी यही काम करना है। और अगर कहा जाता है किसी मीडियम का स्पेसिफिक इंडक्टिव कांस्टेंट निकालो तो भी आपको यही कैलकुलेट करना है। और आपको ये कैलकुलेट करना, किसी भी मेथड से कैलकुलेट करना जिसमें से ये एक मेथड हो सकता है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो ऑयल की परमिटिविटी ऊपर लिख दीजिए और वैक्यूम की परमिटिविटी ये है, इसको नीचे लिख दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, के आ जाएगा। ठीक है ना। अलग अलग मीडियम का जो के होता है वो अलग अलग होता है। मान लीजिए कि आगे समझिए, अब अगर हम ये कहते हैं कि मीडियम पार्शली फिल किया गया, मान लीजिए कि मीडियम पूरे में फिल नहीं किया गया, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है और मीडियम को पूरे में फिल नहीं किया बल्कि पार्शली फिल किया, केवल इतनी जगह में फिल किया। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है ना। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है मीडियम की वो T है, ठीक है ना। तो ऐसे में हम वो जो फार्मूला था वो अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम R इफेक्टिव निकालेंगे। R इफेक्टिव निकालने का फार्मूला मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के। ऐसा करके आप लोग R इफेक्टिव निकालेंगे। हाँ, पूरा R माइनस टी, देखिए पूरा R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के करके R इफेक्टिव निकाल लेंगे और फिर कूलम्ब के फार्मूले में रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर के नहीं रखेंगे बल्कि सीधे सीधे कूलम्ब्स लॉ के फार्मूले में जहाँ पर R लिखना होता है वहाँ पर R इफेक्टिव लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर के नहीं लगाएंगे, यहाँ पर के सिर्फ तब लगाते हैं जब मीडियम कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और R इफेक्टिव का फंडा तब लगाते हैं जब मीडियम पार्शियली फिल्ड होता है। जब मीडियम कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो यहाँ पर के लगाते हैं और यहाँ पर R लिखते हैं, R का स्क्वायर। लेकिन जब मीडियम पार्शियली फिल्ड होता है तो हम यहाँ पर के नहीं लिखते बल्कि पहले R इफेक्टिव फाइंड करते हैं और फिर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। के का मान वैक्यूम के लिए के का मान सभी को मालूम है ना, के का मान कितना होता है, 1 होता है। और एयर के लिए के फॉर एयर ये 1.00059 होता है जो कि लगभग 1 के बराबर है। तो हमें ये वैल्यू नहीं लेनी है के की, बल्कि हमें एयर के मामले में भी के की वैल्यू को 1 ही लेना है। जैसे मान लीजिए पैराफिन की बात करें, हाँ पैराफिन की बात करें तो के का मान आप देखिएगा 2.59 है ना। तो ये के आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ वैक्यूम का के याद करना है और एयर का के याद करना है, लेकिन और दूसरे मीडियम के आपको याद नहीं करने हैं। लेकिन वैक्यूम का के 1 और एयर का के भी 1, ठीक है ना। और मेटल का के इनफाइनाइट, वैक्यूम के लिए के कितना 1, एयर के लिए भी के कितना लगभग 1 ही लेना है, ठीक है ना। मेटल के लिए के कितना बताइए लेना है, इनफाइनाइट। ध्यान रहेगा, ये वैक्यूम के लिए, ये एयर के लिए भी लगभग 1 और मेटल के लिए के का मान इनफाइनाइट लेना है। और किसी दूसरे पदार्थ के लिए के का मान 1 से ज़्यादा लेकिन इनफाइनाइट से कम होगा और वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल करना होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर है कि Q1 और Q2 ये 2 चार्जेस हैं और बीच में हमने एक मेटल का पीस रख दिया, मेटल का पीस जिसका मोटाई T है और Q1 Q2 के बीच की दूरी R है। ये बुकलेट का क्वेश्चन है, देखिए। और अब हमें पता लगाना है कि अब Q1 Q2 पर या Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो आइए ये सवाल R इफेक्टिव के फंडे से सॉल्व होगा। तो R इफेक्टिव इज इक्वल टू R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के, ठीक है ना। और मेटल के लिए के का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो 2t इंटू इनफाइनाइट यानी कि
के माइनस टी प्लस टी इंटू इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। तो किसी भी चीज़ में इनफाइनाइट जुड़ गया तो कितना हो गया बताइए, इनफाइनाइट। तो आर इफेक्टिव इनफाइनाइट हो जाने की वजह से फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि समथिंग बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर यानी कि समथिंग बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। यानी कि दो चार्जेस के बीच में अगर हम मेटल रख देते हैं, दो चार्जेस के बीच में अगर हम मेटल रख देते हैं तो अब वो दोनों एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाते, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। दो चार्जेस के बीच में अगर मेटल रख देते हैं तो अब वो एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, अगर आप दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम भरेंगे, जैसे कि वाटर भरेंगे या लिक्विड भरेंगे या कोई भी ऑयल भरेंगे, तो फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप दो चार्जेस के बीच में मेटल भर देंगे तो अब वो दोनों एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे हम लोग। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ये कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट है, ठीक है ना, Q नॉट है और इसके पास मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज Q1 रखा हुआ है, ठीक है ना, तो Q1 Q नॉट पर एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसको मान लीजिए हम लोगों ने F1 कह दिया। और F1 की वैल्यू मान लो कि F1 की वैल्यू 7 न्यूटन है, ठीक है ना, ऐसा ऐसे हमने मान लिया। अब हमने Q नॉट के पास एक दूसरा चार्ज Q2 रखा, तो जब हमने Q2 रखा तो Q2 भी Q नॉट पर अपना फोर्स लगाने लगेगा। Q2 जब तक नहीं था तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जब Q2 आ गया तो Q2 भी Q नॉट पर अपना फोर्स लगाने लगेगा। मान लिया कि ये फोर्स 3 न्यूटन है, ठीक है ना, लेट 3 न्यूटन। तो Q2 भी Q नॉट पर अपना फोर्स लगाने लगा, लेकिन उसने इस F1 की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं डाला, और इसे हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि Q1 Q नॉट पर F1 फोर्स लगा रहा था जो कि माना कि 7 न्यूटन था। अब Q2 आ गया, Q2 भी Q नॉट पर अपना फोर्स 3 न्यूटन का लगाने लगा, लेकिन उसने इसके द्वारा लगाए गए बल पर कोई फर्क नहीं डाला, इसके द्वारा लगाए गए बल को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। F1 पहले भी 7 था और F1 Q2 के आने के बाद भी 7 ही रहेगा। हाँ, अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा कि Q नॉट पर एक और फोर्स आ जाएगा, लेकिन पुराने जो फोर्स लग रहे थे उनके मानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए अब पैरेललोग्राम मेथड से इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेट फोर्स जो होगा वो F1 और F2 का सम नहीं होगा, बल्कि उनका वेक्टर सम होगा, ठीक है ना। सम नहीं होगा, फोर्सेस का सम नहीं होगा, बल्कि उनका वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम का मतलब है कि थीटा भी इन्वॉल्व होगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? F1 स्क्वायर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है ना। इस प्रकार से नेट फोर्स का वेक्टर आ जाएगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। अगर F1 और F2 वेक्टर फॉर्म में दिए हैं तो जोड़ दीजिए तो F नेट का वेक्टर आ जाएगा, और अगर F1 और F2 का मॉड दिया है तो उनके बीच का एंगल भी दिया रहेगा। हाँ ठीक है, F1 का मॉड 7 और F2 का मॉड 3 न्यूटन अगर दिया है तो उनके बीच का एंगल भी दिया रहेगा। और तब F नेट का मॉड यानी मान निकालने के लिए F नेट बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा से आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो सुपरपोजिशन वाले होंगे उनको बहुत ही आराम से सॉल्व करते चले जाएंगे। आइए इसी फार्मूले की कुछ छोटी छोटी बातों को जल्दी जल्दी देख लें कि इस फार्मूले से क्या क्या सॉल्व होगा। आइए पहली बात, अगर Q नॉट पर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, हाँ F1 7 न्यूटन और F2 3 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0 है। और अगर थीटा बराबर 0 है तो यहाँ पर बस थीटा की वैल्यू रखते जाइए और अपने आंसर्स निकालते जाइए। अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 0 1, यानी कि अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर
और इसका मतलब हुआ कि आंसर हो गया F1 प्लस F2, तो तुम कह सकते हो 7 + 3 यानी कि 10 न्यूटन, ठीक है ना। तो तुम F1 और F2 को डायरेक्ट जोड़ सकते हो अगर थीटा बराबर 0 है, ठीक है। और अगर थीटा बराबर, हाँ, अगर F1 और F2 दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो नेट फोर्स निकालने के लिए तुम दोनों के मानों को डायरेक्टली जोड़ सकते हो। यहाँ पर आपको यही समझाया गया है। और ये F1 और F2 का मैक्सिमम रिजल्टेंट है, ये भी तैयार कर लो, मैक्सिमम रिजल्टेंट है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं कि अगर Q0 पर लगने वाला F1 और F2 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 है, तब F नेट कैसे आएगा। ये देखिए, थीटा तो यहाँ पर 180 हो गया, तो F नेट इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 180। तो cos 180 की वजह से ये -1 हो जाएगा, और जब ये -1 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये √F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये तो F1 माइनस F2 हो जाएगा, यानी कि 7 - 2 यानी कि ये हो जाएगा 7 - 3 यानी कि 4 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का मिनिमम रिजल्टेंट होगा। अगर F1 7 है और F2 3 न्यूटन है, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम फोर्स बन सकता है, इन दोनों की हेल्प से फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है वो 10 न्यूटन बन सकती है, और जो मिनिमम वैल्यू बन सकती है वो 4 न्यूटन बन सकती है। यानी कि 7 न्यूटन और 3 न्यूटन अगर दो फोर्स एक बॉडी पर लगाए जाएं तो मैक्सिमम फोर्स बना सकते हैं 10 न्यूटन, 10 से ज़्यादा नहीं बना सकते और मिनिमम फोर्स बनाएंगे 4 न्यूटन, 4 से कम भी नहीं बना पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि कम से कम तो हम बनवा ही लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बनवा लेंगे, ऐसा नहीं है। दो फोर्सेस 7 न्यूटन और 4 न्यूटन मैक्सिमम, 7 न्यूटन और 3 न्यूटन मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 न्यूटन बना सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं बना सकते, और मिनिमम से मिनिमम 4 न्यूटन बना सकते हैं, 4 से कम भी नहीं बना सकते। मतलब अगर आप चाहें कि 7 न्यूटन और 3 न्यूटन के इन दो बलों से आप 2 न्यूटन बनवा लेंगे या 1 न्यूटन का फोर्स जनरेट करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। 10 से बड़ा फोर्स नहीं जनरेट करवा पाएंगे और 4 से छोटा फोर्स जनरेट नहीं करवा पाएंगे। चलिए भाई, अगर मान लीजिए कि ये दोनों फोर्सेस इस तरीके से 90 डिग्री पर लग रहे हैं। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो आपको मालूम है, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा जल्दी आगे जाना चाहते थे, इसीलिए आपको हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। ये देखिए, इस समय थीटा 90 है, तो अब हमारा लगेगा पैरेललोग्राम मेथड। इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, और यहाँ पर नेट फोर्स बनेगा इस प्रकार से, ये नेट फोर्स होगा। और अब नेट फोर्स इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है ना। √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, चलो अच्छा, 2F1 F2 cos 90, 2F1 F2 cos 90, cos 90 हो गया 0, ये टर्म 0 हो गया, तो आ गया √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार से करेंगे, यानी कि अगर हम इस डायग्राम को अपना एग्जाम्पल माने तो √7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके √49 प्लस 16, 49 प्लस 16 करके आप अपना रिजल्ट बनाएंगे 5, और यहाँ पे 65 न्यूटन का फोर्स बनेगा, ठीक है ना। अब इसी केस में हम कहते हैं, इसी केस में जब थीटा 90 है, तो इसी केस में अगर ऐसा हो जाए कि F1 एंड F2 का मॉड बराबर हो जाए, माना कि वो K हो जाए, या K मान लो, या A मान लो, या कुछ मान लो, F मान लो, है ना, और थीटा बराबर 90 भी हो जाए, और थीटा बराबर 90 भी हो, और F1 और F2 के मॉड बराबर हो, और माना कि वो K के बराबर हो, तो ऐसे में क्या होगा, कैसे क्वेश्चन को कैसे F नेट फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ बता रहे हैं, F नेट इज इक्वल टू √K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 2, फिर F1 F2 के मान, दोनों के मान बराबर हैं अगर, तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, तो √2K स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ से 2K स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी काम आएगा तुम्हारे। √K स्क्वायर
और 1 प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको इस सवाल में दिया हो कि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। ये देखिए दोनों फोर्सेस के F1 और F2 के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो, जैसे ये भी 7 न्यूटन हो और ये भी 7 न्यूटन हो, हाँ तो ये भी 7 न्यूटन, ये भी 7 न्यूटन, जिसको हमने k मान लिया, तो अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 2 k इंटू के कॉस थीटा करके इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएं जरा। इसी फार्मूले से आगे बढ़ते हुए ये लिखा हुआ है अंडर रूट 2k स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। चलिए, तो 2k स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ऐसा करने से ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट के अंदर बन गया 4k स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन गया 2k कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, पर ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला कभी कभी दिक्कत में डाल देता है आप लोगों को, और वो दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप इसको भी, हाँ इसको भी इम्पॉर्टेंट मानिए और इसको भी इम्पॉर्टेंट मानिए। मान लीजिए कि ये भी फोर्स k है, मान लो ये फोर्स भी k है और ये फोर्स भी k न्यूटन है और दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो अगर आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर cos 30/2 आ जाने की वजह से cos 15 आ जाएगा, और उसका मान अगर आपको नहीं याद है तो आपका क्वेश्चन फिर आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे में आप यहाँ से निकाल लेंगे। मतलब जब आप θ/2 के मामले में फंस जाएंगे तो आप सीधे सीधे इससे सवाल को सॉल्व करेंगे, और अगर आप नहीं फंस रहे हैं, जैसे ये एंगल 120 है, तो आप cos 120/2 यानी कि cos 60 सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये एंगल 90 है तो cos 90/2, तो 90/2 cos 45, तो आप उसका मान भी जानते हैं, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब मामला यहाँ पे फंसने लगे तो तुरंत इस जगह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो इतने तरीके के छोटे छोटे सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को देखने हैं, समझने हैं और जल्दी जल्दी से सॉल्व करना है। कुछ चीज़ें यहाँ पर और बता देते हैं कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन में, कि अगर ये कोई बीच में कोई बॉडी है, चार्ज बॉडी है, और उस पर कई फोर्सेस लग रहे हैं और सभी के मान बराबर हैं और सभी के बीच के एंगल भी इक्वल हैं। ठीक है ना। अगर ऐसा कभी केस आपको दिख रहा है तो बीच वाली बॉडी पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, बशर्ते कि ये शर्त पूरी हो रही हो। ये देखिए सारे कॉन्सेक्यूटिव एंगल सेम हैं और सारे फोर्सेस सेम हैं, तो फोर्स ऑन सेंट्रल बॉडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। जैसे आपको अक्सर ये सवाल देखने को मिलेगा जिसमें एक बॉडी पर इस प्रकार से 3 बल लग रहे होंगे, और आप जब देखेंगे तो ये तीनों बल इक्वल हो रहे होंगे, और ये एंगल भी 120 और ये एंगल भी 120 और ये एंगल भी 120। तो ये यही सिचुएशन दोबारा बनी हुई है, तो सेंट्रल बॉडी पर नेट फोर्स विल बी 0। कुछ बातें और देखिए, जैसे कि अगर कोई एक बॉडी है, मान लीजिए सेंटर पर कोई बॉडी है Q0 और उसके आसपास कुछ दूसरी बॉडीज़ हैं जो उसको बिल्कुल सिमेट्री से घेरे हुए हैं, तो अगर वो बॉडीज़ इसको बिल्कुल सिमेट्री से घेरे हैं, कहीं सिमेट्री बिगड़ नहीं रही है, अगर बिल्कुल सममित से घेरे हैं, बिल्कुल सिमेट्री से घेरे हैं, तो बीच वाली बॉडी पर Q0 पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। 0 होगा। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके कॉर्नर पर, इसके सेंटर पर एक बॉडी है Q0, सुनते जाइएगा आराम से, ठीक है ना। और कॉर्नर पर एक चार्ज Q है, यहाँ पर भी एक चार्ज Q है और यहाँ पर भी एक चार्ज Q है। तो ये तीनों चार्जेस, ये तीनों कैपिटल Q चार्जेस देखिए इस सेंट्रल बॉडी को बिल्कुल सिमेट्री से घेरे हुए हैं, इसलिए सेंट्रल बॉडी पर नेट फोर्स इस केस में भी 0 होगा। कहने का मतलब है Q0 पर नेट फोर्स इस केस में भी 0 होगा। इसी प्रकार से ऐसा कोई भी डायग्राम होगा जिसमें आप ऐसा करेंगे, जैसे एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, मान लीजिए कि तीसरी बॉडी ये है और एक बॉडी ये है और एक बॉडी
मान लीजिए कि ये है, ठीक है ना, ये एक पेंटागन के कॉर्नर्स की तरह है, देखिए ध्यान से, ओके, और इनका जो साइड है वो सभी का सभी ए है ना, और कॉर्नर पर जो सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, ये देखिए, और कॉर्नर्स पर चार्जेस हैं कैपिटल क्यू, देखते जाना सिमेट्री है कि नहीं, और तब जवाब देना, पहले जवाब मत दे देना, ठीक है। जब देख लेना कि हाँ सिमेट्री है, ठीक ठाक सिमेट्री है, बिल्कुल सिमेट्री से घेरे हुए हैं, इसलिए अब इस क्यू नॉट पर जो फोर्स होगा वो दैट विल बी 0। तो कैसा भी केस हो, अगर सेंट्रल बॉडी के चारों तरफ सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस सेंट्रल वाली बॉडी पर नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। आइए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर सेंट्रल बॉडी पर नेट फोर्स इस समय 0 है और अगर एक बॉडी को यहाँ से हटा दिया जाए तो अब इस पर नेट फोर्स लगने लगेगा। हाँ जी, कैपिटल क्यू के आते ही नेट फोर्स 0 हो जाता है और कैपिटल क्यू के हटाते ही नेट फोर्स लगने लगता है, और कैपिटल क्यू के लगाते ही नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट 0 हो जाता है, और इसको हटाते ही, इसको जैसे ही हटाते हैं इस पर नेट फोर्स, ये दोनों इस पर नेट फोर्स लगाने लगते हैं, और जैसे ही हम क्यू को यहाँ रखते हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाता है। इसका मतलब है ये दोनों इस पर जो बल लगा रहे हैं ये अकेला ही उतना बल लगाकर इनके बलों को कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए कि ये होता तो क्या करता, ये होता तो इस पर कितना बल लगाता, ये इसको रिपेल करता, हाँ ये इसको रिपेल करता इधर, तो ये दोनों भी इसको रिपेल कर रहे होंगे इधर। तो अगर इस पर अब फोर्स निकालना है, अगर इस पर फोर्स निकालना है इस समय इस पर नेट फोर्स होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये चार्ज जो यहाँ था इसको हमने हटा दिया, जब ये यहाँ था तो इस पर नेट फोर्स 0 था, और जब हमने इसको हटा दिया तो इस पर नेट फोर्स आ गया। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर था वो जितना बल लगा रहा था ये दोनों भी उतना ही बल अपोजिट लगा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो चार्ज तुम हटा देना उसी का फोर्स निकाल लेना, ठीक है ना। तो इस डायग्राम में ऑन क्यू नॉट इस समय नेट फोर्स होगा, और किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है? आर इस कोने से इस क्यू नॉट के बीच की दूरी है, ठीक है ना, ये आर है। अगर साइड वाली साइड्स ए हैं, ए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आर है वो कितना होता है? a/√3 होता है। तो इसी को आप यहाँ पर रख देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। ऑन क्यू नॉट एफ नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है a/√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q नॉट बाई ए स्क्वायर। तो ये मैथोलॉजी समझ में आ गई है। देखिए अगर कोई सेंट्रल बॉडी है जो आसपास सिमेट्री से घिरी हुई है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन अगर उनमें से एक भी बॉडी हटा दी गई तो इस पर नेट फोर्स लगने लगेगा। तो अब अगर तुम्हें इस पर नेट फोर्स निकालना है तो तुम उसी का फोर्स निकाल लेना जो बॉडी यहाँ से हटा दी गई है। किसका फोर्स निकाल लेना? जो बॉडी एब्सेंट कर दी गई है उसी का फोर्स नेट फोर्स होगा, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, जो बॉडी एब्सेंट कर दी गई है उसी का फोर्स नेट फोर्स होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। इस समय सिमेट्री से घिरा हुआ होने की वजह से, देखिए सिमेट्री से घिरा हुआ होने की वजह से इस सेंट्रल बॉडी क्यू नॉट पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन जैसे ही हम एक क्यू को हटाएंगे इस पर तुरंत नेट फोर्स लगने लगेगा। आइए हटा देते हैं और हटाने के बाद इस पर फोर्स निकालते हैं। हटा दिया, हमने हटा दिया, ये जगह खाली हो गई। अब इस पर अब क्यू नॉट पर नेट फोर्स लगने लगेगा। तो अगर ये होता तो फोर्स लगाता रिपल्शन का इधर, अरे भाई ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव था, तो अगर ये होता तो फोर्स लगाता इधर, तो ये चारों मिलकर फोर्स लगाएंगे इसके फोर्स के बिल्कुल अपोजिट। ये देखिए ये फोर्स है
अगर ये होता तो कितना फोर्स लगाता वही निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये F हमको फाइंड करना है, उसके लिए हमको इनके बीच की डिस्टेंस R चाहिए होगी। R का मान आपको मालूम है 16/19, 16/19 A के बराबर है। आइए, फोर्स ऑन Q नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, और R की जगह पर आपको रखना है 16/19 A। तो जब ऐसा करेंगे तो 16/19 का नीचे रखने की वजह से 19 ऊपर चला जाएगा और ये 16 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। और डायरेक्शन इधर होगा। डायरेक्शन इधर क्यों होगा, आप मुझे बताइए, डायरेक्शन इधर क्यों होगा? क्योंकि अगर यहाँ Q होता तो किधर लगाता, इधर, तो बाकी चारों लगाएंगे इधर। सुन लिया आपने, जो यहाँ Q होता, अगर यहाँ कैपिटल Q होता तो वो फोर्स लगाता इधर, तो बाकी चारों लगाएंगे इधर। अगर यहाँ कैपिटल Q होता, अगर यहाँ कैपिटल Q होता तो फोर्स लगाता इस पर, अगर यहाँ कैपिटल Q होता तो इस पर फोर्स लगाता इधर, तो ये दोनों मिलकर लगाएंगे इधर। तो वही मैंने कहा कि जो एब्सेंट कर दिया गया है उसी का फोर्स निकाल लेना और डायरेक्शन उसके अपोजिट करके आंसर कर देना, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे और भी तमाम सारे क्वेश्चंस हैं जो बुकलेट में हैं, जो आपको आगे सॉल्व करने हैं, तैयार करने हैं, सब के सब। देखिए, कूलम्ब्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। 16/19 कैसे आया? तुम ट्राई करते, शायद हो जाता तुमसे, और उसके बाद अगर पूछते तो कितना अच्छा रहता। तुमने पहले ही पूछ लिया, इसका मतलब तुम्हारे पास बुकलेट का PDF भी नहीं है ना। PDF नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम ये बात पूछ रहे हो। बताओ, ये A है, 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 और ये R है, और ये R है, और ये A है। ओके, अब ये जो एंगल है वो पूरा 360 का 5 भागों में बटेगा, क्योंकि वहाँ पर देखिए 5 भाग थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये पूरा एंगल कितना था? 360। तो 360 को हमने 5 भागों में बांटा, तो ये कितना हो गया? 72 डिग्री हो गया। 72 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एंगल बचे कितने कितने? 54 डिग्री और 54 डिग्री, 54 डिग्री और 54 डिग्री। अब हमने ट्रायंगल का रूल लगा दिया। क्या ट्रायंगल का रूल है? कोई भी साइड अपॉन उसके सामने के एंगल का साइन, तो A अपॉन साइन 72 इज इक्वल टू R अपॉन साइन 54। इस तरीके से हमने साइन 72 का मान रखा। हाँ, A अपॉन साइन 72, कोई भी साइड अपॉन सामने के साइड का साइन, तो A अपॉन साइन 72 बराबर R अपॉन साइन 54। इस प्रकार से साइन 72 का मान और साइन 54 का मान रखने के बाद मैंने फाइंड किया, तो R बराबर आ गया साइन 54 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री इंटू A। आप समझ में आ गया? आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ के बारे में सारी बातें मैंने बता दी हैं, लेकिन कूलम्ब्स लॉ की कुछ थ्योरी बातें और सुन लीजिए। कूलम्ब्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ वो होता है जो हर हालत में हर समय लागू हो जाए। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ यूनिवर्सल लॉ होता है, इसीलिए उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। लेकिन कूलम्ब का लॉ का नाम यूनिवर्सल कूलम्ब लॉ नहीं है, इसका नाम सिर्फ कूलम्ब्स लॉ है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये हर स्थिति हर हालत में लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी कुछ शर्तें हैं, तभी लागू हो पाता है। ये तभी लागू हो पाता है जब दोनों बॉडी सिर्फ पॉइंट बॉडीज हों। इनकी शर्तें बता रहे हैं। ये यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि ये तभी लागू होता है जब दोनों बॉडीज पॉइंट बॉडीज हों, ठीक है ना। हालांकि अगर स्फीयर बहुत दूर है तो हम उन्हें पॉइंट बॉडी मानकर कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। बहुत दूर है अगर स्फीयर्स, तो उनको हम पॉइंट बॉडीज मानकर इस प्रकार का कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ तब लगता है जब R का मान 10⁻⁻15 मीटर
यानी कि R का मान 1 फर्मी से ज़्यादा हो, ठीक है ना। अगर R का मान 1 फर्मी से कम है तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता। R का मान अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता। और इसी वजह से न्यूक्लियस में घूमते हुए दो प्रोटॉन एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, दो प्रोटॉन एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं वो बल कभी भी कूलम्स के फॉर्मूले से निकल नहीं पाता। उसके लिए कुछ दूसरा फंडा लगाना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो 10⁻⁻15 मीटर है और उसके अंदर जो प्रोटॉन रखे हुए हैं उनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से भी कम है। और इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर के दो प्रोटॉनों को, प्रोटॉन एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं वो बल लगाने के लिए, वो बल निकालने के लिए हम कूलम्ब फार्मूले की मदद नहीं ले पाते हैं। उसके लिए हमें दूसरे फार्मूलों की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है ना। और ये नियम कूलम्ब्स लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये एक्शन रिएक्शन लॉ को भी फॉलो करता है, क्योंकि एक चार्ज दूसरे पर जो बल लगाता है दूसरा चार्ज पहले पर उतना ही इक्वल बट अपोजिट फोर्स लगाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है और ये एक्शन रिएक्शन लॉ को भी फॉलो करता है। एक बार फिर सुन लीजिए, कूलम्ब्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हर कंडीशन में लागू नहीं होता। इसको लागू होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन है कि दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। हाँ, अगर दो स्फीयर बहुत ज़्यादा दूर हो तो उनको हम पॉइंट चार्जेस मानकर कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। ये तभी लग पाता है जब चार्जेस के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से के बराबर या उससे ज़्यादा हो। अगर बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम होती है तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लग पाता है। इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर रखे हुए दो प्रोटॉनों के बीच अगर मुझे फोर्स निकालना हो तो वो फोर्स निकालने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प नहीं ले पाते हैं, ठीक है। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ को भी फॉलो करता है। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाली पहचान है और ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करने वाली पहचान है। आइए अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी की। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी का मतलब है उस पर नेट फोर्स का जीरो होना, ठीक है। इक्विलिब्रियम में हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे, जिसमें केस 1 आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें 3 चार्जेस हैं। केस 1 है जिसमें 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 और तीसरा चार्ज है Q0। Q1 फिक्स रखा जाएगा, Q2 को भी फिक्स कर दिया जाएगा, यानी कि इसको मूव नहीं करने दिया जाएगा। इसको किसी इंसुलेटर पॉलीथीन में बंद कर देंगे, है ना। हाँ, पॉलीथीन में बंद कर देंगे तो कहीं नहीं जा पाएगा, पॉलीथीन को पार नहीं कर पाता, क्योंकि पॉलीथीन इंसुलेटर होती है और चार्ज कभी भी इंसुलेटर को पार नहीं कर पाता। तो इन दोनों चार्जेस को फिक्स कर दिया गया और तीसरा चार्ज हमारा फ्री है। केस 1 वो है जिसमें Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव, या Q1 भी निगेटिव तो Q2 भी निगेटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, यानी कि दोनों सेम साइन के। तो तीसरा चार्ज हमारा Q0 फ्री है और उसको इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में मिलेगा। नहीं, बाहर नहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा भाई। बाहर रख के देखना चाहते हो? अच्छा चलो बाहर रख के एक बार देख लो, टाइम ज़्यादा ख़राब ना करना लेकिन, ठीक है ना। एक ही बार में समझ लेना कि Q0 थर्ड चार्ज है जो कि फ्री है। Q0 को हमने बाहर रखा और समझने का प्रयास किया कि इसको इक्विलिब्रियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए भाई, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इसको कहना कैसा साइन लिख दें बताओ? चाहे पॉजिटिव बोल दो चाहे नेगेटिव बोल दो, इसको इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मान लो चलो अच्छा ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा और इसको इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाएगा। आइए इसको हम पॉजिटिव मान लें। Q0 को पॉजिटिव मान के देख लीजिए। तो अगर पॉजिटिव मान लेंगे तो क्या होगा? Q1 भी Q0 को रिपेल करेगा और Q2 भी Q0 को रिपेल करेगा। तो इस पर लगने वाले दोनों फोर्स राइट साइड में लगने लगेंगे और तब भी ये चार्ज यहाँ रुक नहीं पाएगा बल्कि यहाँ से चला जाएगा। और अगर चार्ज वहाँ पर रुक नहीं पाएगा मतलब उसको इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाएगा। तो हमने अभी ये बता दिया कि अगर Q1 और Q2 दोनों के साइन सेम हैं
अगर दोनों के साइन सेम है तो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम उनके बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, हमेशा Q1 Q2 को मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं मिलेगा। तो माना कि यहाँ पर मिल गया और इनके बीच की दूरी जो है वो R है, ओके, और ये दूरी R1 है और ये दूरी R2 है। चलिए, Q1 ने Q0 को रिपेल किया, ये लिखा है फोर्स ऑन Q0 बाई Q1, और ये लिखा है फोर्स ऑन Q0 बाई Q2। Q1 ने भी Q0 को रिपेल किया और Q2 ने भी Q0 को रिपेल किया। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट हो जाएं तो Q0 को यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। Q0 यहाँ पर फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज है यानी कि वो जाना चाहे तो यहाँ से जा सकता है, ठीक है ना, और जाना चाहे तो यहाँ से जा सकता है लेकिन तब भी ना जाए, जाना चाहे तो जा सकता है लेकिन तब भी ना जाए, तो इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो Q0 Q1 बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 बाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कैंसिल जो चीज़ें हो रही हैं वो कैंसिल करा दीजिए, तो रिजल्ट आ गया Q1 बाई R1 स्क्वायर, Q1 बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई R2 स्क्वायर। अब हमें R1 निकालना है कि R2 निकालना है? हमें पहले R1 निकालना है और फिर हमें R2 भी निकालना है। अच्छा, ऐसी बात है, तो अगर ऐसी बात है तो तुम R1 को तो लिखा रहने दो, लेकिन R2 को तुम रिप्लेस कर दो R माइनस R1 से, और ये स्टेप करने के बाद दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया करना, ठीक है ना, दोनों तरफ रूट लेना, स्क्वायर ना ओपन करना। तो Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R माइनस R1, ठीक है ना, और यहाँ भी अंडर रूट और यहाँ भी अंडर रूट। इक्विलिब्रियम के इन सवालों में चार्ज हमेशा 16 25 4 16 25 64 ऐसे होते हैं, हमेशा ऐसे ही होते हैं। तुम कितने भी क्वेश्चन देख लो, हमेशा चार्जेस की वैल्यू ऐसी होगी, आराम से रूट आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, R1 आ जाएगा, जब R1 आ जाएगा तो R2 आ जाएगा, क्योंकि ये आपको पूरा R दिया रहेगा 10, मान लो 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, और R1 आ गया 4 तो R2 हो जाएगा 6, मान लो ये पूरा 10 दिया हुआ है और R1 आ गया 2 तो ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से आपने ये सवाल बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। अब हमको ये देखना है कि इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो देखिए, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पहचान क्या होती है। जैसे मान लो कि ये बॉडी यहाँ पर रुकी हुई है, तो ये इस समय इक्विलिब्रियम में है। अब हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया और छोड़ दिया, और डिस्टर्ब करके छोड़ने पर ये फिर वहीं पर आ गई, ये फिर वहीं पर स्टेम करते हुए फिर वहीं पर आ जा रही, देखिए, तो इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है, ठीक है ना। हाँ, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। ये बॉडी भी देखिए रुकी हुई है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब हमने इसको डिस्टर्ब किया, ये देखिए, इसको हमने डिस्टर्ब किया तो ये डिस्टर्ब हो गई और दोबारा लौट कर नहीं आई, तो देखिए ये इक्विलिब्रियम तो है लेकिन ये अनस्टेबल है। और ये कैसा इक्विलिब्रियम है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इसको देखिए, इस बॉडी को हमने यहाँ से ऐसे बीच से कील लगा दी, जहाँ पे हम पकड़े हुए वहाँ कील लगा दी हमने, और इसको हमने ऐसे किया, तो ऐसे किया तो ना वापस आई और ना कहीं भागी। हमने इसको ऐसे कर दिया तो जहाँ कर दिया वहीं रुक गई, जहाँ उसको हमने कर दिया, जिस पोजीशन पे कर दिया वहीं रुक गई, तो ये इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो जल्दी से देख लीजिए, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये देखिए ये जो है ना, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। न्यूट्रल तो कभी नहीं होगा, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा, या तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। हाँ, मैकेनिक्स में आपको स्टेबल भी देखने को मिला था, अनस्टेबल भी देखने को मिला था और न्यूट्रल वाला भी देखने को मिला था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो या तो स्टेबल वाला होगा या अनस्टेबल वाला होगा। आइए आपको पहचान बता देते हैं। अगर बीच वाले का साइन, अगर फ्री वाले का साइन किनारे वालों से मैच करता है, देखिए यहाँ पर ये जो येलो चार्ज बना हुआ है ये फ्री चार्ज है, और हमें इसी के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना था जो हमने पढ़ लिया। अब अगर इसका साइन किनारों वालों से, फिक्स वालों से मैच करता है तो इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और अगर मिस मैच करता है तो अनस्टेबल होगा। तो इस समय आप मुझे बताइए कि इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा। तो इसका साइन इन दोनों से मिस मैच कर रहा है ना, इसका साइन, फ्री वाले का साइन अगर फिक्स वालों से मिस मैच करेगा तो अनस्टेबल होगा, और अगर मैच कर जाएगा तो स्टेबल होगा। तो इस समय स्टेबल है और इस समय अनस्टेबल है।
और इस समय स्टेबल है और इस समय अनस्टेबल है। तो मैंने आपको स्टेबल और अनस्टेबल की पहचान भी बता दी है। और अगर हम तुमसे ये कहें, सवाल बदल रहे हैं, हटा दें सब कुछ, ये सब हटा देते हैं और एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछते हैं कि ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 फिक्स हैं, ये इनके बीच की डिस्टेंस R है और हमने Q0 को यहाँ रख दिया, तो आप कहेंगे कि Q0 इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा, स्टेबल अनस्टेबल के बारे में हम क्या बात करें। जब इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा तो स्टेबल अनस्टेबल के बारे में क्या बात करें। आइए हमने यहाँ रख दिया, तो तुम कह देना इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा, स्टेबल अनस्टेबल की बात क्या करें। अगर मान लो यहाँ रख दिया तो कह देना इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा, स्टेबल अनस्टेबल की बात क्या करें। कहीं पर भी रखवा दो, कह देना कि ये Q0 इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा, स्टेबल और अनस्टेबल की तो बात करना बिल्कुल बेकार की बात है। और अगर यहाँ रख दिया तो कहना हाँ अब यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम मिल सकता है, वो भी तब जब √Q1/R1 इज इक्वल टू √Q2/R2 हो। कब मिल सकता है? जब √Q1/R1 इज इक्वल टू √Q2/R2 हो। अब तुम्हें R1 सॉल्व करना है, तो तुम क्या करोगे, R2 की जगह पर लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, R2 की जगह पर लिखोगे R-R1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसका साइन किनारों वालों से मैच करेगा तो इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। हमें इसी का इक्विलिब्रियम पढ़ना है भैया, हमें इन दोनों का नहीं पढ़ना है, वो तो ऑलरेडी फिक्स है, उनको क्या हम पढ़ेंगे। उनको तो पॉलिथीन में बंद करके रख दिया गया, तो हम उनके बारे में क्या पढ़ेंगे। हम तो उसका इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं जो फ्री हो, चलने को फ्री हो लेकिन तब भी ना चले, ठीक है ना। तो हम उसका इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं जो बॉडी फ्री होती है, फिक्स वालों का इक्विलिब्रियम थोड़ा पढ़ते हैं। आइए इसमें केस 2 देखते हैं जल्दी से। केस 2 क्या है? केस 2 में क्या होगा कि जो फिक्स वाले Q1 Q2 होंगे उनके साइन अपोजिट होंगे। ये Q1 पॉजिटिव है और ये देखिए Q2 नेगेटिव है, ठीक है ना, फिक्स वाले, ये भी फिक्स्ड है, ठीक है ना। आइए इनकी वैल्यूज़ कुछ मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी R है, ठीक है ना। आइए इनकी कुछ वैल्यूज़ मान लेते हैं। मान लो ये प्लस का 16 माइक्रोकूलम और ये माइनस का 25 माइक्रोकूलम। समझने के लिए वैल्यूज़ मानना सबसे अच्छा रहता है, आप बात समझ रहे हैं। तो ऐसे में Q0 के इक्विलिब्रियम उनके बीच में कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसे में Q0 को इक्विलिब्रियम उनके बीच में कभी नहीं मिलेगा, बल्कि उनके बाहर मिलेगा। और बाहर किस तरफ मिलेगा? जिसका मान छोटा होगा। तो -16 और -25, एक प्लस है, सॉरी +16 और -25, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इस फ्री चार्ज को इक्विलिब्रियम इनके बीच में तो मिलना ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? बाहर। और बाहर किस तरफ मिलेगा? जिसका मॉड कम होगा। तो ये इसका मॉड है 16 और इसका मॉड है 25, इसका मॉड है 16 और इसका मॉड है 25। तो इसका मॉड कम है तो इसकी तरफ मिलेगा बाहर। आइए इस पर लगने वाले फोर्सेस देखते हैं। तो माना कि Q1 ने Q0 को रिपेल किया, फोर्स ऑन Q0 बाई Q1 रिपेल किया, तो Q2 Q0 को निश्चित रूप से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि Q1 और Q2 का साइन आपस में अपोजिट है। तो Q1 इसके साथ जो करेगा Q2 उसका उल्टा ही करेगा। तो अगर Q1 Q0 को रिपेल करेगा तो Q2 Q0 को अट्रैक्ट ही करेगा, और कोई चारा नहीं है और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए मान लीजिए कि ये दूरी R1 है, ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है। हमें Q0 का इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो पूरा ध्यान Q0 पर लगाए रखिए। कोई स्टूडेंट मुझसे एक बार कह रहा था कि सर Q1 पर भी तो बल लगेंगे, तो मैंने कहा भैया महाशय Q1 पर भी बल लगेंगे, Q2 पर भी बल लगेंगे और Q0 पर भी बल लगेंगे, ठीक है ना। Q1 पर भी बल लगेंगे, Q1 पर भी 2 बल होंगे, Q2 पर भी 2 बल होंगे, Q0 पर भी 2 बल होंगे। लेकिन हम क्योंकि Q0 का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरा पूरा ध्यान Q0 पर लगने वाले बलों पर है, ना कि Q1 पर लगने वाले बलों पर है, ना कि Q2 पर लगने वाले बलों पर है, बल्कि Q0 पर लगने वाले बलों पर पूरा ध्यान मैंने केंद्रित कर रखा है। क्योंकि Q0 यहाँ पर फ्री चार्ज है और हमें उसका इक्विलिब्रियम स्टडी करना है, ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि Q0 इक्विलिब्रियम में हो, तो ये दोनों बल एक दूसरे को काउंटर करेंगे, मतलब कैंसिल करने चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा।
और नेट फोर्स 0 होने पर ही तो हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्यू नॉट इक्विलिब्रियम में है। तो ये हो गया k यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर। ये कैंसिल करवाइए जल्दी से, और कैंसिल करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला, Q1 बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई R2 स्क्वायर। आप दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो आ गया रूट Q1 बाई R1 इज इक्वल टू रूट Q2 बाई R2। अब क्योंकि तुम्हें R1 पहले फाइंड करना होगा शायद, तो तुम R2 को रिप्लेस करोगे। R2 को कैसे रिप्लेस करोगे, R प्लस R1 लिख कर रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये तो देखो R1 है और ये R2 है। ये देखिए R2, तो R2 में क्या क्या है, R है और R1 है। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। अब आइए हम लोग ये देखें कि क्यू नॉट का इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। हम लोग ये देखें कि क्यू नॉट का इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो तुम क्यू नॉट के साइन को, साइन समझते हो, पोलरिटी मतलब पॉजिटिवनेस या नेगेटिवनेस, इसको कहते हैं साइन या पोलरिटी। तो क्यू नॉट के साइन को यानी कि प्लस और माइनस को इससे कंपेयर करोगे, किससे, पास वाले से, छोटे वाले से। किससे कंपेयर करोगे, पास वाले से, छोटे वाले से। किससे कंपेयर करोगे, पास वाले से और छोटे वाले से। चार्ज का है, मतलब चार्ज माइनस का है सर, चार्ज माइनस का है ये वाला चार्ज नहीं। ये चार्ज तुम चाहे प्लस मान लो चाहे माइनस मान लो, ठीक है ना, चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको यही फार्मूला बन के आएगा और यहाँ से आपको R1 और R2 निकालने का मौका मिलेगा। अब हम बताने जा रहे थे कि इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। तो तुम इसके साइन को इस पास वाले से, मतलब जिसका मॉड छोटा है, उससे कंपेयर करोगे। अगर इसका और इसका साइन मैच करता है, अगर क्यू नॉट का साइन पास वाले से मैच करता है तो इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और अगर क्यू नॉट का साइन पास वाले से मिस मैच करता है तो इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपसे कि इस समय बताइए, तो साइन मैच कर रहा है प्लस प्लस, तो स्टेबल होगा। और अगर मैं थोड़ा सा इसको बदल देता हूँ और कहता हूँ कि अब मुझे बताइए कैसा होगा इसका इक्विलिब्रियम, तो क्योंकि इसका साइन इससे मैच नहीं कर रहा बल्कि मिस मैच कर रहा है, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम इस समय अनस्टेबल होगा। जितना आपने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, अगर वाकई में आपने मन से पढ़ाई की, देखा, समझा है, ओके, आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया है। अरविंद शुक्ला कह रहे हैं कि सर हमें गांधी मेडिकल कॉलेज मिला है। अच्छा, पहले आपको मिल चुका है, यहाँ पढ़े थे आप। अच्छा, ओके 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 ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं और आप जवाब दीजिए कि इक्विलिब्रियम, कौन सा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है और उसका इक्विलिब्रियम कैसा हो सकता है। 16, -4 और 25, तीन चार्जेस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। एक चार्ज मैंने आपके सामने रख दिया है 16 माइक्रोकूलम, उसके बाद एक चार्ज मैंने यहाँ रख दिया है -4 माइक्रोकूलम। यहाँ पर एक चार्ज मैंने रख दिया है -4 माइक्रोकूलम, और इसके बाद एक चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया है +25 माइक्रोकूलम। ये तीन चार्जेस मैंने आपके सामने यहाँ रख दिए और मैंने कहा कि बताइए इनमें से कौन सा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है और कौन सा चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। और अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो मैंने स्टार्ट किया Q1 से, ओके। तो Q1 देखिए, Q1 कहाँ पर है, Q2 माइनस और Q3 प्लस, माइनस और प्लस के बाहर है, मतलब इक्विलिब्रियम में हो सकता है। और क्योंकि इसका साइन पास वाले से मिसमैच कर रहा है तो ये इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो अनस्टेबल होगा। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि क्या Q1 इक्विलिब्रियम में हो सकता है,
तो आपने क्या कहा, आपने केस 2 को पहचान लिया। केस 2 में नहीं, जिसको पढ़ रहे हो, जिसका इक्विलिब्रियम देखना चाहते हो उसको Q0 मान लेना और बाकी दोनों को Q1 Q2। तो हमें इसका इक्विलिब्रियम बताना है, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसको Q0 मान लो और इनको Q1 Q2 अपने मन में मान लो। तो Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो इसके बाहर इक्विलिब्रियम मिल सकता है। अच्छा, और छोटे वाले के मॉड के पास है तो इसको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। और इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल, क्योंकि इसका साइन इससे पास वाले से मतलब छोटे वाले से मिसमैच कर रहा है तो अनस्टेबल होगा। यानी कि हम Q1 की जब बात कर रहे हैं तो केस 2 को ध्यान में लेना, ठीक है ना। आइए Q2 की बात करते हैं। तो अगर Q2 की बात करते हैं तो Q2 को ही Q0 मान लेना और बाकी हो गए Q1 Q2। तो ये हो गया Q0 और ये हो गया Q1 Q2। तो Q1 Q2 के बीच में एक चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव, केस 1 ध्यान करो, ये दोनों पॉजिटिव और बीच में है तो इक्विलिब्रियम मिल सकता है, लेकिन साइन मिसमैच कर रहा है तो अनस्टेबल होगा। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो अनस्टेबल होगा। अब आ जाइए बात कर लीजिए इसकी 25 माइक्रोकुलम की। तो ये Q0 हो गया, ये Q0 हो गया और ये दोनों Q1 Q2 हो गए। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और ये उसके बाहर है, तो इसको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। छोटे वाले के पास है, छोटे वाले के पास है, इक्विलिब्रियम मिल सकता है, लेकिन साइन मिसमैच है तो अनस्टेबल होगा। कहने का मतलब है कि ऐसे सवालों में Q1 Q2 Q3 लिखा होगा, लेकिन तुम उसे काट देना। मेरी बात सुन रहे हो क्या? Q1 Q2 Q3 लिखा होगा चार्जेस के नीचे, लेकिन तुम उसको काट देना। और जब इसकी बात सोचना तो इसको Q0 मान लेना और बाकी दोनों अदर कर देना। इनके साइन नेगेटिव और पॉजिटिव हैं और ये उसके बाहर है और छोटे वाले के पास है, तो इसको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। मिलेगा ये मत बोलो, मिल सकता है। सही दूरी सेट करनी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम मिल सकता है और साइन मिसमैच कर रहा है तो अनस्टेबल होगा। आइए इसकी बात करते हैं 4 माइक्रोकुलम की। तो ये Q0 हो गया और बाकी दोनों Q1 Q2 हो गए, अदर्स हो गए, फिक्स वाले हो गए। ये फ्री वाला हो गया और बाकी दोनों फिक्स वाले। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो और ये उनके बीच में है तो इसको इक्विलिब्रियम मिल सकता है, लेकिन साइन मिसमैच है इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही मिलेगा। अब ये Q0 हो गया, इसको चेक करना चाहते हैं। ये Q0 हो गया, जब ये Q0 हो गया तो ये दोनों अदर्स हो गए। अदर्स में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसको और हाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और ये छोटे वाले के पास है बाहर, तो इसको इक्विलिब्रियम मिल सकता है, लेकिन साइन मिसमैच है इसलिए ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। ये सारी लाइनें बातें आपको समझ में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं? चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कल मॉर्निंग बात करेंगे और इसी को कल हम रिपीट करेंगे। ये जो इक्विलिब्रियम वाला आर्टिकल है कल इसको हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। स्टार्ट।